गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी में लिपटी शिखा घर के आंगन से लेकर रसोई तक किसी फिरकी की तरह घूम रही थी। पिछले 3 दिनों से घर में शादी की शहनाइयां गूंज रही थीं और शिखा ने शायद कुल मिलाकर 4 घंटे की नींद भी ठीक से नहीं ली होगी। फिर भी उसके चेहरे पर थकावट का नामो निशान नहीं था। माथे पर लगी छोटी सी लाल बिंदी पसीने की हल्की बूंदों के साथ चमक रही थी, जो उसकी मेहनत और समर्पण का सबूत थी। घर के हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। हलवाई को मसालों का डिब्बा पकड़ाना हो या मेहमानों के कमरों में तौलिए भिजवाने हो या फिर रूठी हुई चाचियों को मनाना हो, शिखा हर मोर्चे पर तैनात थी। अरे शिखा बिटिया, जरा इधर तो आना, दादी ने दालान से आवाज लगाई। शिखा दौड़ती हुई पहुंची। जी दादी, बताइए। अरे दूल्हे राजा के स्वागत वाली थाली में रोली अक्षत रख दिया ना, और वो नारियल पर कलावा बांधा कि नहीं? शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा। सब हो गया दादी, आप चिंता मत कीजिए। आरती की थाली मैंने खुद सजाकर मंदिर के पास रख दी है। तभी घर के बाहर से बैंड बाजे की धुन सुनाई देने लगी। ढम ढम के आवाज ने घर के वातावरण में एक नई बिजली दौड़ा दी। औरतों और लड़कियों का हुजूम सीढ़ियों की तरफ भागा। सबको छत से बारात देखने की जल्दी थी। शिखा भी अपना पल्लू ठीक करती हुई, बच्चों को संभालती हुई छत की ओर बढ़ी। छत की मुंडेर पर पहले से ही घर की बहुएं, बेटियां और आस पड़ोस की महिलाएं जमा थीं। रात का वक्त था और सड़क पर मरकरी लाइट्स की रोशनी में बारात की चमक धमक देखते ही बन रही थी। अचानक शिखा की चचेरी बहन बीना मुंडेर से झुकते हुए चिल्लाई, वो देखो बारात आ गई। उफ, कितनी भीड़ है। पास खड़ी बुआ जी ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए नीचे देखा और उत्साह से बोली, अरे वाह, दूल्हा तो बड़ा ही शानदार लग रहा है। देखो तो कैसे अकड़ कर चल रहा है शेरवानी में। वहां खड़ी सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। शिखा ने भी नीचे झांका और अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अरे बुआ जी, शिखा ने हंसते हुए कहा, वो दूल्हा नहीं है, वो तो लाइट पकड़ने वाला आदमी है जिसने सिर पर सजावटी पगड़ी पहन रखी है। दूल्हा तो वो पीछे घोड़ी पर है। शर्मिंदा होकर बुआ जी ने अपनी साड़ी ठीक की। छत से ये रोशनी की चकाचौंध में पता ही नहीं चलता। मुझे लगा वही हमारा जमाई राजा है। माहौल हंसी ठिठोली से भर गया। सब मंगल गीत गाने लगी। बत्रा रे बागा में झूला घालिया के सुर छत से गूंजने लगे। लेकिन इस हंसी मजाक के बीच शिखा की नजरें घोड़ी पर बैठे दूल्हे धीरज पर टिक गई। ऊपर से सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। नाचते बाराती, आतिशबाजी, फूलों की वर्षा। लेकिन शिखा की पारखी नजर ने कुछ ऐसा देखा जो शायद जश्न के शोर में किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था। धीरज घोड़ी पर बैठा जरूर था, लेकिन उसका संतुलन ठीक नहीं लग रहा था। वह बार बार घोड़ी की लगाम को झटके दे रहा था और पास खड़ी अपने दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही आक्रामक तरीके से हंस रहा था। बीच बीच में वह घोड़ी वाले को पैर से मार रहा था ताकि वह घोड़ी को नचाए। शिखा का दिल एक पल के लिए ठिठक गया। यह व्यवहार सामान्य उत्साह नहीं लग रहा था। उसे 5 साल पहले की अपनी शादी याद आ गई। उसका पति भी बारात में ऐसे ही झूमता हुआ आया था। और फिर शिखा ने सिर को झटक दिया। वह आज अपनी छोटी बहन सिया की शादी में कोई अपशगुन नहीं सोचना चाहती थी। सिया उसे जान से प्यारी थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद शिखा ने ही सिया को
पाल पोस कर बड़ा किया था। बारात अब बिल्कुल दरवाजे के करीब आ चुकी थी। शिखा जल्दी से नीचे भागी। स्वागत की रस्में होनी थी। द्वार पर पिताजी की जगह शिखा के ताऊजी खड़े थे। बारात का स्वागत हुआ। धीरज घोड़ी से उतरा। शिखा आरती की थाली लेकर आगे बढ़ी। जैसे ही वह पास गई, उसके नथनों ने एक तीखी अप्रिय गंध टकराई। शराब की बदबू, और यह कोई हल्की फुल्की गंध नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे धीरज ने पूरी बोतल पी रखी हो। शिखा का हाथ कांप गया। आरती की लो थरथराई। धीरज की आंखें लाल थीं और वह शिखा को देखकर अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, अरे साली साहिबा, आरती उतारोगी या सिर्फ घूरोगी? नेक बेग तैयार है ना? कम हुआ तो अंदर नहीं आऊंगा। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसके दोस्तों ने पीछे से ठहाका लगाया, अरे भाई, अभी तो एंट्री है, असली वसूली तो फेरों पर होगी। शिखा ने किसी तरह खुद को संभाला। उसने सोचा शायद दोस्तों के दबाव में थोड़ा पी ली होगी। आज का दिन खराब नहीं करना चाहिए। उसने आरती उतारी और रास्ता छोड़ा। जयमाला के लिए स्टेज सजा हुआ था। सिया लाल लहंगे में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वह धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी। धीरज पहले से वहां खड़ा था। जैसे ही सिया ऊपर चढ़ी, धीरज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर लड़खड़ा गया और वह लगभग सिया के ऊपर गिरने ही वाला था कि उसके दोस्त ने उसे संभाल लिया। भीड़ में थोड़ी कानाफूसी शुरू हो गई। लड़का तो पूरा टल्ली है, किसी ने पीछे से कहा, अरे आजकल के लड़के हैं, खुशी के में पी लेते हैं। किसी बुजुर्ग ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन शिखा की चिंता अब डर में बदल रही थी। जयमाला के वक्त धीरज ने सिया के गले में माला डालने के बजाय उसे जोर से खींचा। सिया घबरा गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। धीरज हंस रहा था, अरे डरो मत डार्लिंग, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। शिखा स्टेज के कोने पर खड़ी थी। उसकी मुट्ठियां भिज गईं। सिया ने कांपते हाथों से किसी तरह माला डाली और पीछे हट गई। खाना शुरू हुआ। शिखा मेहमानों को देख रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान धीरज के उसके परिवार पर था। धीरज के पिताजी समधी जी ताऊ जी के साथ बैठे थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। देखिए शर्मा जी, धीरज के पिता ने कहा, खाने में वो बात नहीं है। हमने कहा था कि पनीर की 3 वैरायटी होनी चाहिए, यहाँ तो 2 ही है। और 2 गाड़ी जो आपने देने का वादा किया था, वो गेट पर खड़ी तो नहीं दिखी। ताऊ जी हाथ जोड़कर खड़े थे। समधी जी, गाड़ी की बुकिंग हो गई है, बस डिलीवरी में 2 दिन की देरी है, और खाने में देरी बेरी हम नहीं जानते। धीरज के पिता ने थाली को झटके से दूर कर दिया। इज्जत का सवाल है, बारात खाली हाथ नहीं जाएगी। गाड़ी की चाबी फेरों से पहले चाहिए, वरना फेरे नहीं होंगे। इधर स्टेज के पीछे बने कमरे में धीरज सिया पर चिल्ला रहा था, तुम्हारे बाप चाचा ने क्या समझा है? हम भिखारी हैं, ऐसी का बंदोबस्त नहीं है। इस कमरे में पसीना आ रहा है मुझे। धीरज ने पास रखा पानी का गिलास दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े सिया के पैरों के पास गिरे। शिखा जो सिया को पानी देने आ रही थी, दरवाजे पर ही रुक गई। उसने यह सब देख लिया। यह अब सिर्फ शराब की बात नहीं थी, यह बदतमीजी, यह हिंसा, यह दहेज का लोभ, यह सब एक पैटर्न था। शिखा ने अपनी जिंदगी के 5 साल एक ऐसे ही नरक में बिताए थे। उसका पति भी शराब पीकर हंगामा करता था, दहेज के लिए ताने मारता था और अनंततः उसे छोड़कर दूसरी औरतों के पास चला गया था। शिखा तलाकशुदा थी और मायके में रहती थी। उसने कसम खाई थी कि जो उसके साथ हुआ वह शिखा के साथ नहीं होने देगी। शिखा कमरे में दाखिल हुई। क्या चल रहा है यहाँ? उसकी आवाज में खनक थी जो पिछले 3 दिनों की भागदौड़ में कहीं दब गई थी। धीरज ने मुड़कर देखा। ओह बड़ी साली साहिबा, तुम ही समझाओ अपनी बहन को और अपने कंजूस रिश्तेदारों को। मुझे गर्मी लग रही है और मूड खराब हो रहा है।
शिखा ने सिया को देखा। सिया सुबक रही थी। सिया, तुम रो रही हो? शिखा ने पूछा। दीदी, ये बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, सिया ने धीरे से कहा। शिखा ने एक गहरी सांस ली। वह बाहर आई और सीधे ताऊ जी के पास गई। वहां अभी भी गाड़ी को लेकर बहस चल रही थी। ताऊ जी, शिखा ने कहा, गाड़ी की बात छोड़िए, यह शादी नहीं होगी। यहाँ सन्नाटा छा गया। बैंड का शोर, मेहमानों की बातें, सब जैसे थम गया। ताऊ जी ने घबराकर कहा, शिखा पागल हो गई है, बारात दरवाजे पर है, जयमाला हो चुकी है, यह क्या अपशगुन बोल रही है? अपशगुन तो तब होगा ताऊ जी, जब सिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शिखा ने अपनी आवाज ऊंची की ताकि आसपास के लोग भी सुन सके। लड़का शराब के नशे में धुत है। स्टेज के पीछे उसने सिया पर हाथ उठाने की कोशिश की है और यहाँ उसके पिता दहेज के लिए आपको जलील कर रहे हैं। क्या हम अपनी फूल सी सिया को इन जानवरों के हवाले कर दें? धीरज के पिता खड़े हो गए। जुबान संभाल कर बात करो लड़की, तुम खुद तो अपना घर बसा नहीं पाई, अब अपनी बहन का घर उजाड़ना चाहती हो। हमें पता है तुम्हारे बारे में, छोड़ी हुई औरत हो तुम। यह ताना शिखा के दिल पर तीर की तरह लगा, लेकिन आज वह कमजोर नहीं पड़ने वाली थी। हाँ, हूँ मैं छोड़ी हुई औरत, और इसीलिए मैं जानती हूँ कि गलत आदमी के साथ रहने का अंजाम क्या होता है। मैंने 5 साल घुट घुट कर जिया है, लेकिन मैं अपनी बहन को इस दिन भी नहीं घुटने दूंगी। तभी धीरज लड़खड़ाता हुआ वहां आया। कौन रोकेगा शादी? मैं देखता हूँ, सिया मेरी है। उसने ताऊजी का कॉलर पकड़ने की कोशिश की है। हाथ थी। शिखा ने आगे बढ़कर धीरज का हाथ झटक दिया और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। चटका आवाज इसकी इतनी तेज थी कि डीजे का संगीत भी उसके आगे फीका पड़ गया। खबरदार, जो मेरे पिता समान ताऊजी को हाथ लगाया। शिखा शेरनी की तरह दहाड़ी। नशा उतर गया और उतारू, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, वरना पुलिस को बुलाने में मुझे 2 मिनट लगेंगे। शराब पीकर हंगामा करना, दहेज मांगना और लड़की को डराना, तीनों की धाराएं लगवाऊंगी तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। धीरज गाल सहलाते हुए हक्का बक्का रह गया। उसके पिता और रिश्तेदार भी सन्न थे। उन्होंने सोचा था कि लड़की वाले हैं, दब जाएंगे, इज्जत की दुहाई देंगे, लेकिन यहाँ तो शिखा ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया। ताऊजी कांप रहे थे। शिखा बेटा, समाज क्या कहेगा? बारात वापस जाएगी तो समाज रोटी देने नहीं आता ताऊजी। शिखा ने उनकी आंखों में देखकर कहा, कल अगर सिया को ये लोग मार पीट कर घर से निकाल देंगे या जला देंगे, तब भी तो समाज सिर्फ बातें ही बनाएगा। सिया की लाश पर रोने से अच्छा है हम उसकी शादी टूटने का गम मना ले। तभी सिया पीछे से आई। उसने अपने गले से बरमाला उतार कर फेंक दी। दीदी सही कह रही हैं, मुझे नहीं करनी यह शादी। जो इंसान शादी के दिन सबके सामने मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकता, वो बंद कमरे में मेरी क्या इज्जत करेगा? बापूजी, ताऊजी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं इस शराबी के साथ नहीं जा सकती। सिया की हिम्मत देखकर ताऊजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पगड़ी संभाली और सीना चौड़ा करके समधी जी से कहा, सुन लिया आपने, मेरी बेटियों ने फैसला सुना दिया है। अपनी बारात वापस ले जाइए और शुक्र मनाइए कि हम पुलिस केस नहीं कर रहे। गेट खुला है, निकलिए। धीरज और उसके पिता बड़बड़ाते हुए, धमकियां देते हुए, लेकिन अपमानित होकर बारात लेकर वापस चले गए। तो बैंड बाजा तो खुशियों का पैगाम लेकर आया था, अब खामोश हो चुका था। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। बेचारी सिया मंडप से बारात लौट गई। शिखा ने तो अपनी बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया, अब कौन शादी करेगा इससे? शिखा ने यह सब सुना। वह स्टेज पर गई और माइक हाथ में लिया। आप यह सोच रहे होंगे कि आज बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं कहती हूँ आज बहुत अच्छा हुआ। आज एक घर बर्बाद होने से बच गया। एक लड़की की हंसी, उसकी स्वाभिमान और उसकी जान बच गई। शादी जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। मेरी बहन कोई बोझ नहीं है जिसे किसी भी शराबी के गले बांध दिया जाए। वो पढ़ी लिखी है
अपना भविष्य खुद बनाएगी और उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत नहीं जो उसे कमजोर समझे। शिखा ने सिया को गले लगा लिया। दोनों बहनें रो रही थीं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक भारी बोझ से उतर जाने के थे। धीरे धीरे मेहमानों को बस बात समझ आने लगी। कुछ समझदार बुजुर्ग और महिलाओं ने आगे बढ़कर ताऊजी और शिखा की पीठ थपथपाई। सही किया बेटा, ऐसी नरकीय जिंदगी से तो कुंवारा रहना अच्छा है। पड़ोस की काकी ने कहा, रात के 2 बज चुके हैं, घर खाली हो गया था। सजावट के फूल, वो रोशनी अब भी वैसी ही थी जब बस दूल्हा और बाराती गायब थे। शिखा और सिया छत पर बैठी थी, वही छत जहां से उन्होंने बारात को आते देखा था। सिया ने शिखा के कंधे पर सिर रखा। दीदी, अगर तुम ना होती तो आज मैं। शिखा ने उसके मुंह पर उंगली रख दी। सशक, कुछ नहीं होता, तू मेरी गुड़िया है। तुझे खरोच भी आए तो तकलीफ मुझे होती है। शिखा ने आसमान की तरफ देखा, तारे टिमटिमा रहे थे। उसे लगा जैसे उसके माता पिता ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। आज उसने अपनी बड़ी बहन होने का असली फर्ज निभाया था। उसे थकान महसूस होने लगी थी। 3 रातों की जागी हुई थी, एक बड़ा तूफान झेल कर निकली थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके चेहरे पर अब भी थकावट की कोई लकीर नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, आत्मसम्मान और साहस की चमक। उसने समाज के डर को हराकर अपनी बहन की खुशियों को चुना था। शिखा ने सिया से कहा था, चल नीचे चल, भूख लग रही है। हलवाई ने जो गुलाब जामुन बनाए थे वो बचे ही नहीं, आज हम जी भर कर खाएंगे। यह हमारी आज़ादी की पार्टी है। दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी हंसी ने उस सूने घर में फिर से जान डाल दी। यह अंत नहीं बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट